सभी लोगों को जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज के इस ऑनलाइन वेबिनार में सभी लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में मैं अखिलेश कुमार वर्मा आप लोगों के बीच में संस्मरण एवं जीवनी हिंदी साहित्य की विधा को लेकर प्रस्तुत है। हम लोग पिछले लगभग 2 क्लासों से इस हिंदी साहित्य की कुछ विधाओं पे चर्चा कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में हम संस्मरण एवं जीवनी विधा पर आज चर्चा करेंगे कि ये क्या होती है और इस पे कितने लेखकों ने अपनी रचनाएं दी हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखकों की हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में कुछ महत्वपूर्ण संस्मरण एवं जीवनी पे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो वो चर्चा कर लेने से कंठस्थ हो जाएंगे और काम आएंगे। तो हम आगे बढ़ें, पहले ये जाने कि जीवनी क्या है। क्योंकि पहली वाली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था आत्मकथा के बारे में, यात्रा वृत्तांत के बारे में। आज हम जीवनी की बात कर रहे हैं और उसी पहले वाले क्लास में ही इस पर चर्चा हो चुकी थी कि अगर आत्मकथा और जीवनी में अंतर पूछे, डिफरेंस पूछे परीक्षाओं में, तो हमें कैसे लिखना है। तो आत्मकथा आप लोग जानते हैं और आज जीवनी देख लीजिए। लिखा गया है कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब किसी लेखक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उस रचना को जीवनी कहा जाता है। आत्मकथा व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है और जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है, और वह विवरण क्रमबद्ध और महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से करता है। उसे हम जीवनी कहते हैं। और एक चीज जीवनी के लिए वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, किसी की भी ऐसा नहीं कि किसी की भी उठ गई जीवनी, अपने दोस्त की लिख दिए या कोई ऐसे व्यक्ति की लिख दी जिसका कोई जान पहचान नहीं है, कोई मतलब उसका ऐसा किरदार नहीं है जिसे लोग जानते हो, तो उसकी जीवनी पढ़ने के लिए लोग आकर्षित नहीं होंगे। जीवनियां आमतौर पे ऐसे व्यक्ति की लिखी जाती है जो जिन्होंने समय और समाज को प्रभावित किया है अपने तौर तरीकों से, अपने विचारों से और अपने संघर्षों से, अपने उस मुकाम को हासिल किया है जिसे लोग पहुँच पाना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं, या वो लोगों के एक आइडियल बन जाते हैं, आदर्श बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की जीवनी लिखी जाती है तो लोग उसे पढ़ते और समझते हैं। तो जीवनी इस तरह से लिखी जाती है। कुछ जीवनी जो है, जीवनीकार और उनकी जीवनी हम जान लें हिंदी साहित्य में भी। आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रही होंगी। कुछ महत्वपूर्ण जीवनियों की चर्चा करेंगे, है कि लिस्ट बहुत लंबी है और सभी के बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जीवनी, गोपाल शर्मा शास्त्री की आप लोग देख रहे हो, दयानंद विजय, दयानंद दिग्विजय 1881 में। ये फिर भारतीय के बादशाह दर्पण, पंच पवित्रात्मा तथा चरितावली, राधा कृष्णदास का नागरी दास जी का जीवन चरित्र, कविवर बिहारी लाल, सूरदास, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, उसी तरह से शिवनंदन सहाय का हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद का प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास के हिंदी कोविद रत्नमाला। एक चीज जान लीजिए, उस समय के जो कवि और लेखक हुआ करते थे वह ज्यादातर जीवनियां अपने महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों की भी जीवनियां दूसरे लेखक लिखा करते थे। तो एक बड़ा मजेदार यह भी बात हुआ करती थी कि जब अपने से पहले के किसी साहित्यकार की जीवनी जब कोई लेखक स्वयं जो लेखक है लिख रहा है तो वह ज़्यादा मज़ेदार होती है और उनके ज़्यादा सटीक, चूँकि जानते हैं, अनुभव किए रहते हैं, चीज़ों को समझे रहते हैं, तो बहुत ही प्रमाणित जीवनी निकल कर आती है। आप देखिए जैसे बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा प्रताप नारायण मिश्र, उनकी एक जीवनी है जो प्रताप नारायण मिश्र एक साहित्यकार थे, उनकी जीवनी उन्होंने लिखी। श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भागों में, इसमें कई की जीवनियाँ हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने बाबू राधा कृष्ण दास की लिखी और घनश्याम दास बिरला ने बापू की, और गांधी जी की जीवनी कई लोगों ने लिखी। संपूर्ण देख लीजिए आप, संपूर्णानंद ने, धर्मवीर गांधी, देशबंधु चित्तरंजन दास, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों पर भी जीवनियां लिखी गई। और आगे आप इसी तरह से देखें, महावीर प्रसाद द्विवेदी प्राचीन पंडित और कवि, सुकट संकीर्तन, चरित चर्चा, राम वृक्ष भूमि के जयप्रकाश नारायण पर उन्होंने लिखी। राहुल सांकृत्यायन का स्टालिन, कार्ल मार्क्स पर, लेनिन पर
और माउसेस तुम पर। मैंने राव संकृत्यान के बारे में चर्चा की थी कि एक यात्रा वृत्तांत के रूप में बहुत बड़े किरदार हैं हिंदी साहित्य में, लेकिन उन्होंने जीवनियाँ भी लिखी हैं। आप देखेंगे जीवनियाँ उन लोगों की है जो ज़्यादातर का मार्क्सवादी विचारक। बाद में जब वो मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित हुए और उससे घूमे और जाने और समझे मार्क्सवाद को, तो उस पर उन्होंने उन लोगों की जीवनियाँ लिखी। शिवरानी देवी ने खुद जो उनकी पत्नी है प्रेमचंद की, उन्होंने प्रेमचंद की ही जीवनी लिखी। प्रेमचंद्र घर में 1944। अमृत राय देखिए कलम का सिपाही। ये बहुत ज्यादा प्रश्न इस पे आता है। अगर शिवानी देवी प्रेमचंद घर में क्या है, कौन सी विधा है, तो आप प्रेमचंद घर में जीवनी विधा इस पे ध्यान रखें। प्रेमचंद घर में जीवनी है और वो किसके द्वारा लिखी गई है? शिवरानी देवी के द्वारा। और कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो वह प्रेमचंद की जीवनी है, लेकिन किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। तो कई बार प्रश्नों में इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हम कलम का सिपाही में कुछ कुछ और रहा है, हम उत्तर कुछ और दे दें। तो कलम का सिपाही जिसके जीवन पर लिखी गई है वह है प्रेमचंद, और इस जीवनी को लिखने वाले हैं अमृत राय। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। उसी तरह से मदन गोयल ने भी कलम का मजदूर प्रेमचंद पर जीवनी लिखी। अकाल पुरुष गांधी पर जैनेन्द्र ने, हंसराज रहबर का योद्धा सन्यासी विवेकानंद पर, शिव प्रसाद सिंह उत्तर योगी श्री अरविंद, अमृतलाल नागर ने चैतन्य महाप्रभु पर, चंद्रशेखर शुक्ल रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व। अब जब किसी भी साहित्यकार के बारे में बहुत बढ़िया डीपली जानकारी हमें रखनी है तो उसकी जीवनी जरूर पढ़ें या उनका आत्मकथ्य आत्मकथा। अगर उस लेखक ने आत्मकथा नहीं लिखी है, अपने बारे में नहीं लिखा है, जैसे शुक्ल जी ने अगर अपने बारे में बहुत नहीं लिखा है, तो शुक्ल के बारे में उनके कृतित्व और उनके जीवन के बारे में ढंग से समझने के लिए हमें किसी न किसी की जीवनी की जरूरत पड़ेगी कि हम उनकी किसी के द्वारा लिखी जीवनी मिल जाए, और भी ऐसे किसी व्यक्ति की जो ज्यादा अच्छे से रचा रामचंद्र शुक्ल को जाना और समझा उसके द्वारा लिखी जीवनी। तो यह बहुत ही हिंदी साहित्य में बहुत ही कारगर मतलब तरीका है कि हम किसी की जीवनी पढ़ते हैं तो बहुत ढंग से उस साहित्यकार के विषय में ढंग से समझ पाते हैं, उसकी पृष्ठभूमि समझ पाते हैं। और जब हम उसकी पृष्ठभूमि को समझ पाते हैं तो उसके द्वारा लिखे साहित्य के मर्म को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और उनके द्वारा उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ में। तो जीवनियाँ इस मामले में बहुत ही मतलब बहुत ही हेल्प करती हैं हमें साहित्य को समझने के लिए, उन लोगों की जिन साहित्य को हमें समझने में कठिनाई महसूस होती है। रामविलास शर्मा ने भी तमाम लोगों की जीवनियाँ लिखी हैं, आप देख लीजिए। मार्क्स और मार्क्स पर लिखी है। निराला की साहित्य साधना उनकी बहुत चर्चित जीवनी रही है। मैं अगला स्लाइड दिखाऊं कि आप देख लिए कुछ आधुनिक समय में बाद में भी खूब जीवनियाँ लिखी गई। जगदीश चंद्र माथुर ने जिन्होंने जीना जाना, और विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, यह भी देखिए उसी तरह से कई बार बहुत चर्चित जीवनी कही जाती है आवारा मसीहा को। शरद चंद्र पर की जीवनी है जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। तो इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए आवारा मसीहा को देखिए, आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखी गई है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। और आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है। तो इस तरह देखिए शोभाकांत ने बाबूजी नाम से नागार्जुन की कविता लिखी। सुलोचना रांगे राघव ने रांगे राघव एक अंतरंग परिचय। बिंदु अग्रवाल ने स्मृति के झरोखे में भारत भूषण अग्रवाल, ये सब बड़े कवि जो मैं नाम ले रहा हूँ, रांगे राघव हो या नागार्जुन जी हो या भारत भूषण अग्रवाल, लोग बड़े कवि रहे हैं अपने समय के। और उनकी जीवनी आप देखेंगे ज्यादातर घर के लोगों ने लिखी है, कहीं पत्नी ने, कहीं बेटी ने, तो कहीं बेटे ने। मदन मोहन ठाकुर ने राजेंद्र यादव की लिखी है 1999 में। महिमा मेहता ने उत्सव पुरुष नरेश मेहता पर लिखी। इसी तरह से गायत्री कमलेश्वर ने, आप देखिए यहाँ पर गायत्री कमलेश्वर ने कमलेश्वर मेरे हमसफर, उन पे जीवनी लिखी है, 2005 में आई। राजकमल राय के शिखर से सागर तक अज्ञेय पर है।
विश्वनाथ त्रिपाठी ने ब्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत चर्चित विश्वनाथ त्रिपाठी की ब्योमकेश दरवेश भी है, वो पढ़ी जाती है हजारी प्रसाद द्विवेदी को जानने और समझने के लिए। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में एक ऐसे स्तंभ है जिन्होंने हिंदी आलोचना को एक नई दिशा और दशा दी थी। जब समीक्षा का दृष्टिकोण एक ऐसे रास्ते पे था, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतलब बनाए हुए सिर्फ एक धारा पे चल रहा था, तब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक नई परंपरा की खोज की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आप हिंदी साहित्य के बारे में ढंग से अध्ययन करना चाहते हैं तो उनकी जीवनी पढ़िए। तो विश्वनाथ त्रिपाठी की ब्योमकेश दरवेश से एक पुस्तक के रूप में आई हुई जीवनी है, जिसे ब्योमकेश दरवेश नाम से उन्होंने लिखा है। परीक्षाओं में अगर ब्योमकेश दरवेश आए किसकी जीवनी है, तो आप बेझिझक ब्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखी गई जीवनी है, जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। अब उसी क्रम में आप देखिए, विष्णु नागर ने रघुवीर सहाय की जीवनी लिखी। अब चूंकि जीवनियां बहुत है, चूंकि आप लोगों के बहुत सीमित मतलब क्वेश्चन जो आते हैं, हम किसी एक जीवनी में गहराई से उतर नहीं सकते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जीवनी जिस पे हमने चर्चा कर दी, अगर आप लोग उससे कंठस्थ करें और इधर उधर सामग्री जुटा के पढ़े तो और दूसरी परीक्षाओं में भी मदद करेगी। अब आते हैं, हम बात करते हैं संस्मरण पर। हमने जीवनी पर बात कर ली, आत्मकथा पे बात कर ली, यात्रा वृत्तांत पे बात कर ली है, और आते हैं संस्मरण पे बात करते हैं। देखिए यह है संस्मरण जो है ना, अब देखिए इसमें लिखा गया है रेखा चित्र से मिलती जुलती विधा है संस्मरण। दोनों में बहुत बारीक अंतर होता है। जहां संस्मरण विवरणात्मक होते हैं वहीं रेखा चित्र रेखात्मक होते हैं। अब एक विधा और आ गई, मैं अलग से इस विधा को इस बारे में बात करूँ रेखा चित्र की, तो उससे जरूरी मैंने सोचा संस्मरण के साथ रेखा चित्र की बात हो जाएगी। रेखा चित्र भी हिंदी साहित्य की एक अलग विधा है, जिसपे विवरण से ज्यादा स्केच खींचा जाता है। एक तरह से आप जब पढ़ेंगे रेखा चित्र की विधा को, आपको सामने लगेगा कि वो चित्र चल रहे हैं, चलचित्र की तरह। तो उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। उसमें विवरण नहीं, एक मतलब स्केच जैसे खींचा जाता है। वो चेहरा कैसा दिखता है, उसकी आंखें कितनी है, नाक गोल मटोल थी, होठ पतले पतले, और शरारा बदन, लंबाई इतनी, बाल झुंझराले, जैसे भी है। जब इस तरह से चलता है ना, पूरा एक चित्र उकेरा जाता है, तो उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। और संस्मरण में आमतौर पे जो हमें विवरण होते हैं, जो महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं अपने आसपास के परिवेश को, उसे जस का तस उतारते चलते हैं, हम विवरण देते जाते हैं। ये दोनों में अंतर है। साफ तौर पे लिख गया कि संस्मरण विवरणात्मक होते हैं, वही रेखा चित्र रेखात्मक होते हैं। पद्मश्री शर्मा लिखते हैं कि प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखा चित्र लेखक भी है। कई मामलों में मैंने कहा संस्मरण और रेखा चित्र में भी बहुत ज्यादा सटीक लाइन नहीं खींच मिलती है। कई बार एक संस्मरण को पढ़ते हुए लगता है कि इसमें भी रेखा चित्र जैसे सारे गुण दिखाई दे रहे हैं, और कई रेखा चित्र संस्मरण की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन चूंकि अलग अलग विधाएं हैं दोनों, तो अगर ज्यादा रेखा चित्र के करीब आता है तो उसे रेखा कैटेगरी में रख दिया जाता है, और जो संस्मरण है तो संस्मरण कैटेगरी में रखा जाता है। महादेवी वर्मा खूब रेखा चित्र लिखी है। आप लोग कभी भी उनके रेखा चित्रों को पढ़े तो मतलब बड़ा मजा आएगा। उनकी भाभी जैसे एक किरदार है, आप लोग शायद हाई स्कूल या इंटर में कभी भी पढ़े हो, नहीं तो एक गिल्लू उनकी एक आती है, कहानी है। और इस तरह से अपनी स्मृतियों पे जो छाप छोड़ी है, बचपन में लौट के तमाम चीजों को जब वो लिखती चलती है तो एकदम वो रेखा चित्र उकेरती चलती है। तो महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में रेखा चित्र के रूप में बड़ी स्तंभ है। उनका भी एक कहना कि संस्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है, और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने उसके भाव बोध को कभी गहराई में उद्वेलित किया। संस्मरण के लिए अंग्रेजी में नॉर शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ संस्मरण, चरित्र वृत्ति, वृत्तांत, अनुसंधान, लेख आदि होता है। पद्मश्री शर्मा की रचना पद्म पराग को हिंदी का प्रथम संस्मरण कहा जाता है। हिंदी के प्रमुख संस्मरण की सूची हम नीचे दे रहे हैं। विधाओं में परीक्षाओं में मैं देखा हूँ एक चलन चलता है कि विधाओं में अंतर पूछा जाता है। अंतर पूछा जाता है जैसे कि आत्मकथा और जीवनी में अंतर पूछ देगा, या संस्मरण और रेखाचित्र में। तो संस्मरण और रेखाचित्र में आप इतना ही अंतर लिखिए कि संस्मरण ज्यादा विवरणात्मक होते हैं और रेखाचित्र रेखात्मक होते हैं। एक तरह से कहिए रेखाचित्र में वो पढ़ते हुए
उसके चित्र मतलब सामने आते रहते हैं पात्रों के और वहाँ की घटनाओं के, और रेखाचित्र में ज़्यादा विवरण होते हैं। तो कुछ हम संस्मरणों की चर्चा कर लें आगे। जैसे श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा और ज्योतिलाल भार्गव साहित्यिकों के संस्मरण, हंस के प्रेमचंद्र स्मृति अंक में, और राधिका रमण प्रसाद सिंह का टूटा तारा, रामनरेंद्र त्रिपाठी के 30 दिन मालवीय जी के साथ, शांत प्रसाद द्विवेदी का पंचचिन्ह स्मृत और कृतियां, श्री पूजन सहाय के वे दिन वे लोग। एक चीज और जान लीजिए, जीवनी में बहुत ज्यादा ये जरूरी नहीं होता है कि व्यक्ति जिसकी जीवनी लिख रहा है उसके साथ जिया है या उसके साथ रहा है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन संस्मरण में यह जरूरी है कि वह व्यक्ति जिसका संस्मरण लिखा जा रहा है उस व्यक्ति के साथ रहा है और उसकी घटनाएं उससे बहुत ज्यादा मिलती जुलती, मतलब मिलती जुलती रही है। कहने का मतलब ये है कि मैं उस व्यक्ति का संस्मरण नहीं लिख सकता जिसके साथ मैंने रहा ही नहीं है, मैंने देखा नहीं है, जाना नहीं। संस्मरण मतलब उसमें एक स्मृति समाहित होती है। स्मृति तब होगी जब हम उसके साथ जिए रहे। तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे रामनरेंद्र त्रिपाठी का है ना संस्मरण 30 दिन मालवीय जी के साथ, तो वह 30 दिन अगर मालवीय जी के साथ रहे तो उस 30 दिन का उन्होंने संस्मरण लिखा है। कैसे उसी तरह से है महादेवी वर्मा के स्मृति की रेखाएं, तमाम इस तरह के संस्मरण आप देख सकते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी का हमारे आराध्य, जैनेन्द्र का गांधी कुछ स्मृतियां, ए और वे, रामवृक्ष बेनीपुरी का मुझे याद है, मील के पत्थर जंजीरें और दीवारें, कुछ मैं और वे, राहुल सांकृत्यायन के बचपन की स्मृतियां जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी, उपेंद्र नाथ अस का मंटो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन करके इनका एक संस्मरण उपेंद्र नाथ अस का बहुत मजेदार है। आप लोग मंटो के बारे में अगर जानते नहीं हो तो उनको मंटो कभी भी एक नेट पे सर्च करके देखिएगा, मंटो की कहानियां बहुत चर्चित रही अपने समय में। मतलब कि बहुत ही शानदार और बेबाक कवि और लेखक रहे हैं मंटो। अमृता प्रीतम की अतीत की परछाइयां, संपूर्णानंद की कुछ स्मृतियां स्फुट विचार, विष्णु प्रभाकर ने जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे गीत, सृजन के सेतु, हरिवंश राय बच्चन का नए पुराने झरोखे, माखनलाल चतुर्वेदी समय के पांव, जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें, सुमित्रानंद पर 60 वर्ष एक रेखांकन। तो ये कुछ इस तरह के संस्मरण है, आप लोग इसे देखें और पढ़ें और समझें, और ये तमाम सामग्रियां आपको इधर उधर मिल जाएंगी और इसे देखें और आपकी परीक्षा में आने वाले दिनों में काम आएंगे। मेरा मतलब इन लोगों को बहुत ज्यादा ये इस तरह के तथ्यात्मक सूचनाएं बहुत ज्यादा आपके दिमाग में नहीं बैठेगी, बस मैं एक इसलिए दिखाया कि एक मोटा मोटी परिचय आपको हो जाए, इसलिए कि संस्मरण में बहुत कुछ लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोकदेव नेहरू के बारे में संस्मरण और श्रद्धांजलियां, चूंकि रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही राष्ट्र कवि बोले जाते हैं और उस समय चूंकि ये उच्च सदन के सदस्य भी रहे दिनकर जी, और नेहरू से काफी मतलब इनका नजदीक से उनके साथ रहे हैं, उन्होंने नेहरू पर भी अपनी मतलब संस्मरण लिखे हैं। शिव पूजन सहाय ने वे दिन वे लोग, सेठ गोविंद दास चेहरे जाने पहचाने नागिन के चेतना के बिंब, काका साहब कालेलकर गांधी संस्मरण और विचार, इस तरह से आप बहुत सारा देख सकते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का अंतिम अध्याय, अमृतलाल नागर का जिनके साथ जिया, तमाम इस तरह के संस्मरण आप देख सकते हैं। और कमलेश्वर का मेरा हमदम मेरा दोस्त, इसी तरह से आप देख सकते हैं। अनीता राकेश ने चंद सतरें, अंतिम सतरें, अतिरिक्त सतरें नाम से, रामनाथ सुमन मैंने स्मृति के दीप जिलाए, भगत सिंह की मेरे क्रांतिकारी साथी, कृष्णा सोबती ने खूब लिखा है। हम हसमत कई भागों में है, हम हसमत एक, हम हसमत दो, तीन, चार, लगभग 4 भागों में, शब्द के आलोक में, सोबती एक सोहबत, इस तरह से उनके ये संस्मरण है। आज की इस क्लास में हम आप लोगों के बीच में यही सब लेके आए थे, जीवनी और संस्मरण, जिसपे हमने जीवनी और संस्मरण की बातें कर ली और कुछ जीवनी और कार और उनकी जीवनियां और कुछ संस्मरण और उसके लेखकों के बारे में हमने कुछ यहाँ पे जाना। हिंदी साहित्य में इस इतनी विधाओं की मुझे लगता है चर्चा करने के बाद आपकी परीक्षाओं पे ज़्यादातर जो सिलेबस में है
उस पे काम आप लोगों का चल जाएगा अगर आप इस पे ध्यान देंगे। उसके बाद हम अगली इकाई में आएँगे दूसरे दिन, दूसरी कक्षाओं के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।